सन 1902 में हिंदुस्तान के शहर बड़ौदा के वासियों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने वाले जिंदगी भर फरामोश न कर सके। रिवायत के मुताबिक एक जवान ने एक पत्थर दोनों हाथ से उठाकर फिजा में बुलंद किया था, लेकिन इसमें ऐसी क्या बात थी। इस पत्थर का वजन सिर्फ 1200 किलोग्राम था, यानी 2 हाथी के बच्चों या एक छोटा करोला जितना वजन। ये पत्थर आज भी बड़ौदा के सयाजी बाग अजायब घर में महफूज है, और जिस तनोमंद ने इसे किसी घास फूस की पोटली की तरह उठाया था, इसे दुनिया रुस्तमे जमा गामा पहलवान के नाम से याद करती है। गामा पहलवान किसी देवमलाई किरदार का हकीकी रूप थे। इन्हें मशरिक का हरकुलस कहा जाए तो बेजाना होगा। घनी लंबी मूछें, 5 फीट 7 इंच कद, चौड़ा सीना, तकरीबन 46 इंच और 34 इंच की कमर, लेकिन मिजाज ऐसा, कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। देसी कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को खौफ होता है कि कहीं वो बूढ़े ना हो जाएं, लेकिन गामा पहलवान तदम मर्ग शायद बूढ़ा नहीं हुआ। इन्होंने अपनी जिंदगी के 50 बरस कुश्ती लड़ी और फिर शायद मायूस होकर किनारा कुशी इसलिए इख्तियार कर ली कि कोई भी पहलवान अखाड़े में इनका सामना करने से कतराता था। तकरीबन 400 मुकाबलों में फातह इनके नाम पर रिकॉर्ड है और वो जिंदगी भर नाकाबिले तस्खीर रहे। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और इनकी पैदाइश जिला अमृतसर के एक गांव जबोवाल में पहलवानी से वाबस्ता एक मुसलमान कश्मीरी घराने में हुई थी। गामा पहलवान के वालिद मोहम्मद अजीज बख्श भी पहलवान थे और इनके बड़े भाई इमाम बख्श भी पहलवानी का एक रोशन बाप थे। दोनों भाइयों ने घराने से ही पहलवानी का दर्स हासिल किया, लेकिन गामा पहलवान की उम्र 6 साल ही थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अपने नाना नून पहलवान के ज़रिए असर रहे। नाना के इंतकाल के बाद इनके मामू ईदा पहलवान ने इनकी तरबियत की। गामा पहलवान पहली बार पहलवानी के मैदान में इस वक्त मंजरेआम पर आए जब सन 1888 में रियासत जोधपुर के महाराजा ने पहलवानी का एक मुकाबला मुनक्किद करवाया था। इस मुकाबले में हिंदुस्तान भर से 400 से ज्यादा पहलवानों ने शिरकत की और इस मुकाबले के बेहतरीन 15 पहलवानों में गामा पहलवान का नाम भी शामिल था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर मध्य प्रदेश की रियासत द्वितीय के महाराजा के ज़ेरे साया पहलवानी की तरबियत हासिल की। किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो गामा पहलवान को चैलेंज करता, और अगर किसी मौका पर किसी पहलवान ने गामा पहलवान को मुकाबले की दावत दी तो गामा कहते थे कि वो पहले इनके बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान को चित करें। लेकिन गामा पहलवान पर किस्मत की देवी इस वक्त मेहरबान हुई जब सन 1895 में इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में इस वक्त के रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला को मुकाबले की दावत दी। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का ताल्लुक भी एक कश्मीरी खानदान से था। 7 फीट कद का हामिल ये पहलवान किसी देव की मानिंद दिखाई देता था। सन 1960 में शाया होने वाले जरीदे नकोशे लाहौर नंबर के मुताबिक गामा पहलवान और रहीम बख्श के दरमियान 4 मुकाबले हुए। लाहौर, जूनागढ़ और इंदौर में होने वाले ये मुकाबले कई घंटे जारी रहने के बाद बगैर किसी नतीजे पर ख़त्म हुए और गामा पहलवान के हौसले मजीद बुलंद हो गए। इसके बाद इन्हें अगले रुस्तम हिंद के तौर पर देखा जाने लगा। ताहम रहीम बख्श सुल्तानी वाला को ज़ेर करने के लिए इन्हें मजीद कुछ साल इंतजार करना पड़ा। सन 1910 तक गामा पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला के अलावा हिंदुस्तान के तमाम नामवर पहलवानों को चित कर चुके थे। इसके बाद इन्होंने अपने भाई इमाम बख्श पहलवान के हमरा यूरोप और इंग्लिस्तान का दौरा किया और दुनिया के नामवर पहलवानों को कुश्ती में 2-2 हाथ करने की दावत दी। ये दौर गामा पहलवान की जिंदगी का बिलाशुबा अहम तरीन दौर करार दिया जा सकता है। हिंदुस्तान पर बरतानवी राज कायम था और यहीं से 2 देसी पहलवान अंग्रेजों के दरमियान मुकाबला करने के लिए पहुंचे थे। ये गामा पहलवान के लिए आसाब की जंग थी। बाहर इसका मुकाबला अंग्रेज पहलवानों को ज़ेर करके इन्हें हिंदुस्तान की ताकत बावर करवाना था और अंदरूनी तौर पर इनका मुकाबला पहलवानी अपने बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान से भी किया था। सुनने में ये भी आता है कि तकनीकी एतबार से इमाम बख्श ज़्यादा बेहतर पहलवान थे, लेकिन गामा पहलवान की ताकत उनकी तकनीक पर भारी थी। अखबारात में इन दोनों भाइयों को बरतानवी राज के खिलाफ
मुकामी मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर भी पेश किया जाने लगा, जिससे अंग्रेज सरकार को ये खदशा पैदा हुआ कि वो मकामी आबादी में बगावत की चिंगारी भी भड़का सकते हैं। नकूश लाहौर नंबर में गामा पहलवान के बारे में इस बारे में तफसीली से जिक्र मिलता है कि सन 1910 में एक बेंजामिन नामी शख्स गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान को अपने साथ यूरोप ले गया, लेकिन इटली और फ्रांस में कोई पहलवान इनके मुकाबले में न आया। फिर वो लंदन पहुंचे, जहां दुनिया भर के पहलवान जमा थे, जिनमें तुर्की के रुस्तम महमूद मालिकी पहलवान, रोलैंड अतालवी, रुस्तम जॉन लैम्ब, इंग्लिस्तान के हॉक स्मिथ और दीगर पहलवान शामिल थे। यही गामा पहलवान ने ऐलान किया था कि जो पहलवान इनसे 5 मिनट तक कुश्ती लड़ेगा वो इन्हें 5 पाउंड इनाम देंगे। चुनाचे ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर वगैरह में 40 कुश्तियां हुई, लेकिन कोई इन्हें पिछाड़ न सका। ये एक तारीखी कुश्ती थी। इस वाक़े का जिक्र सदनैसिव और ज़बेशको ने सन 1937 में शाया होने वाली अपनी आप बीती इन द बॉक्सिंग रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में किया। इस किताब के पहले हिस्से में सन 1914 तक के वाक़यात कलमबंद किए गए हैं। लंदन से वापसी पर गामा पहलवान ने रहीम बख्श सुल्तानीवाला को लखनऊ में होने वाली कुश्ती में ज़ेर करके रुस्तमे हिंद का एजाज़ हासिल कर लिया। सन 1927 तक गामा पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे थे और बरसगीर के तमाम नामी गरामी पहलवानों को चित कर चुके थे। सन 1928 में बिल आखिर इनका सामना एक बार फिर ज़बेशको के साथ हुआ और इस बार पटियाला में मैदान सजा, लेकिन मुकाबला 30 सेकंड में तमाम हो गया। सिंगापुर के एक अखबार में 3 मार्च 1928 को शाया होने वाली खबर के मुताबिक गामा पहलवान बिजली की तरह तेजी से झपटे और ज़बेशको को पछाड़कर इनकी छाती पर बैठ गए और अवाम को ये समझने में कुछ वक्त लगा कि मुकाबला ख़त्म हो चुका है। अखबारात के मुताबिक ज़बेशको ने इस मुकाबले के बाद गामा पहलवान को एक शेर और स्पोर्ट्समैन कहा था। गामा पहलवान की कामयाबियों की दास्तान खासी तवील है। बतौर एक खिलाड़ी आज भी उनको याद किया जाता है, लेकिन उनकी शख्सियत के पहलू और भी थे। गामा पहलवान के इस हवाले से कई वाक़यात मशहूर हैं कि किस तरह इन्होंने कई मौक़ों पर कमज़ोरों का साथ दिया और बिला वजह किसी पर हाथ नहीं उठाया। एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक फल फरोश ने इनके सर पर वज़न करने वाला बाट दे मारा, जिससे इनके सर से खून बहने लगा, लेकिन इन्होंने इस पर हाथ उठाने की बजाय अपने घर की जानिब जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। सन 1947 में गामा पहलवान का ख़ानदान अमृतसर से लाहौर के इलाके मोहनी रोड मुंतकिल हो गया था, जो कि एक हिंदू आबादी वाला इलाका था। शहर में फसादात की फ़िज़ा थी और इस दौरान गामा पहलवान और इनकी ख़ानदान के अफराद हिंदू ख़ानदानों की हिफाजत के लिए मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाते ताकि कोई इन पर हमला न कर सके। जब तक तमाम हिंदू ख़ानदान वहां से बाहिफाजत इंडिया मुंतकिल नहीं हो गए, इन्होंने ये जिम्मेदारी नहायत अहम फरीज़ा समझकर सर अंजाम दी। गामा पहलवान की 2 बीवियां थीं, जिनमें से इनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। 5 बेटे छोटी ही उम्र में इंतकाल कर गए थे। ताहम इनके ख़ानदान में पहलवानी इनके बड़े भाई इमाम बख्श के तवस से जारी रही, जिनकी औलाद में भोलू बरादरान पहलवान ने नाम कमाया। मशहूर ज़माना मार्शल आर्ट खिलाड़ी और अदाकार ब्रूस ली भी गामा पहलवान से मुतासिर थे। इन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन बॉडी में गामा पहलवान के डंड, बैठकों और वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके अपनाने का तफसीली जिक्र किया है। गामा पहलवान के नाम पर पाकिस्तान में शायद ही कोई यादगार हो, लेकिन ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तानी बहरिया की एक टेकिंग बोट यानी बड़े बड़े जहाज़ों को खींचकर साहिल पर लाने वाली एक कश्ती का नाम गामा है। ये एक छोटी कश्ती है, लेकिन इंतहाई ताकतवर मशीन है जो बिलाशुबा गामा पहलवान की तरह छोटे कद लेकिन ताकतवर जिसामत की याद दिलाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गामा पहलवान की जिंदगी पर पाकिस्तान में कोई फिल्म नहीं बनाई गई। गामा पहलवान की मौत से चंद बरस कबल इन्हें एक सांप ने डस लिया था, लेकिन बर वक्त तिब्बी इमदाद से इनकी जान बचा ली गई। ताहम आने वाले बरसों में इनकी सेहत बिगड़ती गई और वो 23 मई 1960 को इस दुनिया से रुखसत हो गए और इन्हें लाहौर में पीर मक्की मज़ार के करीब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक
किया गया है।